हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारी बुक है कृतिका, इसका चैप्टर फर्स्ट करेंगे बेटा। सेकंड, फर्स्ट तो है इस जल प्रलय में, तो वो तो हमें करना नहीं है। इस बुक में हमारे टोटल कितने 5 चैप्टर हैं पूरे, तो जिनमें से 2 चैप्टर जो हैं वो सीबीएसई ने कट करवा दिए। तो फर्स्ट है इस जल प्रलय में, और एक है लास्ट, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, मेरे संग की औरतें। कौन सा है चैप्टर? मेरे संग की औरतें, पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारा मेरे संग की औरतें। ये है आज का हमारा टॉपिक। तो ये जो है मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका किसके द्वारा लिखा हुआ है? लेखिका द्वारा लिखा हुआ है। लेखिका कौन है इसकी? मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग द्वारा लिखा हुआ ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें मेरे संग की औरतें जिनका जिक्र किया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है ये आप देखेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये क्या है? मेरे संग की औरतें। यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरण क्या होता है? जिसको हम याद रख सकते हैं। संस्मरण कोई भी घटना है, कोई भी संस्मरण होता है जिसको याद किया जा सकता है। तो ये क्या है? गद्य रचना है, गद्य खंड है हमारा। परंपरागत तरीके से, परंपरागत जो हमारा रीति रिवाज से जो चल रहा है, परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, वो इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो यह पाठ ऐसी औरतों पर क्या है? केंद्रित है। उनको ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है। तो इसमें आप सुनिए ध्यान से क्या है। ये जो लेखिका है ये वर्णन करती है इस चैप्टर में। देखिए, मैं आपको मुख्य बातें बता देती हूँ। क्या होता है कि एक तो इसकी नानी होती है, नानी का जिक्र आता है। जो लेखिका की नानी है, जिसको लेखिका ने कभी देखा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी नानी की मृत्यु इसकी माँ की शादी के से पहले हो चुकी थी। तो उनका जो जिक्र इन्होंने किया है नानी का, वो इसमें आया है। फिर ये क्या है? इनकी माँ का वर्णन किया गया है, लेखिका की दादी का वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से कैसी औरत थी। और ये 5 बहनें और एक भाई हुआ है, उन सब का इसमें जिक्र किया गया है। तो ध्यान से सुनिए। ये जो लेखिका है क्या कह रही है? मेरी एक नानी थी। जाहिर है, जाहिर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट है। पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। कौन कह रहा है? लेखिका कह रही है कि मेरी एक नानी थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? लेखिका की नानी की। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म, मर्म का मतलब क्या होता है? जो रहस्य होता है। मर्म, मर्म का अर्थ होता है रहस्य। जो भी राज हमें समझ में आता है कि इसका क्या रहस्य था। ठीक है, तो वो मर्म हमें समझ में आया बाद में। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, पारंपरिक जो परंपराओं के अनुरूप है, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी, पर्दा करने वाली स्त्री थी। वो हमेशा पर्दे में रहती थी, जिसको क्या बोलते हैं? पर्दानशी। पर्दानशी का क्या होता है? पर्दे में रहने वाली औरत। तो वो पर्दे में रहने वाली औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, विदेश चले गए थे। बैरिस्ट्री जो वकालत करने के लिए, वकील की डिग्री लेने के लिए वो कहाँ चले गए थे? विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती, विलायती क्या होता है? विदेशी
रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे थे। अब वो अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे थे, बिताने लगे थे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उनका जो भी उनका रहन सहन था, उस रहन सहन का उनकी नानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा या आकांक्षा या अपनी पसंद नापसंद का इजहार मतलब उसको प्रकट करना, वो अपने पति पर कभी भी नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, उस समय लेखिका की जो माँ थी वो कितने वर्ष की थी? केवल 15 वर्ष की थी। तो इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी, मुंह जोर बहुत बोलने लगी। वो नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर, जो पर्दे की जो लज्जा है उसको छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकते की लाज रखी। नजाकत, मौके की जो भी जरूरत होती है उसकी लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लेवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। जो बीवी का जो दरबार था जहाँ वो रह रही थी, वहां पर वो अपने दोस्त को लेकर आ गई। दोस्त का नाम क्या था? प्यारेलाल शर्मा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज, हैरानी से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। किसने कहा? लेखिका की नानी ने, इनकी माँ की शादी के लिए। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार जो क्या है? साहबों का जो आज्ञाकारी है, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला है, उससे हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया। दखल देना, उसमें बाधा डालना, कोई बाधा नहीं डाली और न ही उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया। इनके जो पिता थे वो क्या थे? ICS ऑफिसर बनना चाह रहे थे। उस परीक्षा में बैठने से इन्हें रोक दिया गया, जिसकी जेब में क्या हो? पुश्तैनी। पुश्तैनी क्या होता है? खानदानी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में ज्यादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। मतलब क्या थी कि इनकी माँ थी, वो शरीर से बहुत ही दुबली पतली कमजोर सी थी बिल्कुल। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। क्यों रात भर जाग जाकर साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी कि दिन में औरतों के सामने उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े, साड़ी पहननी आ जाए। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उसकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, लेखिका कह रही है कि लेखिका की दादी ने क्या कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। ये कहावत है कि मतलब उससे कोई भी काम नहीं करवाया जा सके, ऐसी बिल्कुल नाजुक थी वो। गनीमत यही थी, गनीमत भलाई इसी में थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अब क्या है, क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। क्या क्या थी दो वजह? पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह, वासिंदों जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, निवासी हैं, उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अभिभूत होना, प्रभावित होना। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से तो वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे।
गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। शोहरत क्या होती है? जो उसकी प्रसिद्धि है उसको प्राप्त करता रहे। दबदबा जो भी उसका प्रभाव था उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान और शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होगी? परी कथा जो परियों की कहानी लगती है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, सनक भरी जो भी उनकी जिद थी, और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को, जो कहानी का जो भी जादू है उसको और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। शख्सियत क्या होता है? माँ का अपना जो व्यक्तित्व था, ठीक है, उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। किससे? लेखिका की माँ से। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। घर में जो भी काम होता था उनमें लेखिका की माँ की राय ली जाती थी, और उस राय को क्या करते थे? पत्थर की लीक की तरह उसे निभाया भी जाता था कि जो भी वो बोल देती थी उसको माना जाता था। पत्थर की लकीर, दृढ़ निश्चय, जो भी बात हो जाती है उसको पूरी तरह से निभाना। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, क्या? हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ, जो भी ये बात है, इसका भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, हाजिर रहते थे, तत्पर रहते थे। बच्चों की देखभाल में लेखिका की माँ का कोई हाथ नहीं था, और बाकी घर के जो भी सदस्य थे वो सब बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे, सिवाय किसके? लेखिका की माँ। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। उनकी माँ में क्या था? आज़ादी का जुनून कूट कूट कर भरा हुआ था। वह भरपूर था और अपने तरीके से भी उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, लेखिका कह रही है। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी। एक तो क्या था, लेखिका की माँ जो थी वो हमेशा बीमार रहती थी ज़्यादातर, तो बीमारी के चलते वो घर बार नहीं संभाल पाती थी। पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था कि उनका काम करने में उनकी रुचि नहीं थी, अरुचि रहती थी। उनका ज़्यादा वक्त किस में बीतता था? किताबें पढ़ने में बीतता था। बाकी वक्त वो साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वो ये सब भी कार्य कहाँ करती थी? बिस्तर पर लेटे लेटे किया करते थे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनमें उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे कि वो जैसे और औरतें घर में काम करती हैं उनकी तरह उनसे घरेलू काम करवाया जाए, ऐसी अपेक्षा नहीं करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन भी नहीं करती थी? साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण थे। अब लेखिका क्या कह रही है कि घर में इस तरह से उनका जो था रोग था वो किस कारण था, तो इसके दो कारण बताए। एक तो क्या था, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। जो लेखिका की माँ थी वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा सच का समर्थन करने वाली महिला थी। दूसरा, वे एक ही गोपनीय बात को, गोपनीय का मतलब बात को छुपा कर रखना, किसी दूसरे के सामने प्रकट न करना, तो वो क्या करती थी? वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों से दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा हुआ।
भले ही वह एक बहन की चिट्ठी दूसरी के नाम क्यों न। घर में इतना तक नहीं पूछा जाता था कि घर में किसी की भी चिट्ठी आने पर जिसके नाम वो चिट्ठी आती थी वही व्यक्ति उसको पढ़ता था, भले ही वो एक चिट्ठी एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न। और माँ ये जानने को बेहाल हो बेचैन हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, उबरना बीमारी से मुक्त हो पाई या नहीं हो पाई। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, अब ये 6 बहन भाई थे, 5 बहनें थी बड़ी बड़ी और सबसे छोटा था इनका भाई। साथ में क्या थे, 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने का क्या थी, उसमें छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गई। जो लेखिका क्या कह रही है कि हम बड़ी बड़ी 3 बहनें और छोटा भाई हम लेखन कार्य में लग गए, लेखन के हवाले हो गए। लेख से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब लेखिका की एक थी परदादी, अब उसकी बात सुनिए। उसने क्या कहा, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, शौक चाव और शौक दुख। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, भगवान की दया से, फजल दया, उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वो तीसरी का क्या कर देंगी, दान कर देंगी। वो हमेशा एक धोती अपनी पहनती और एक धो देती थी। इस तरह से वो 2 ही धोती पहनती थी। अगर बाई चांस क्या होता था, तीसरी धोती अगर उनके पास हो भी जाती तो उसे दान कर देती। जैन समाज में अपरिग्रह का मतलब जिसका संग्रह नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, किसी से कुछ ग्रहण नहीं करना, कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा, जो भी उनका शक्तिशाली रूप था, वो क्या था, देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, उस समय की बात। तो उन्होंने क्या किया, मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, किस चीज की, कि मेरी पतोहू के जो पहली संतान हो वो लड़की होनी चाहिए। जो कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा होगा कि घर की कोई औरत ऐसा नहीं चाहेगी कि पहली संतान लड़की हो, सब यही चाहते हैं कि पहली संतान लड़का हो। लेकिन इनकी परदादी की मन्नत क्या रही कि मेरी पतोहू के जो पहली संतान हो वो लड़की होनी चाहिए। तो मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ये गैर रवायती मन्नत मांगकर, गैर रवायती जो परंपरा के विरुद्ध, उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशिंदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रहे, उनके सबके सामने उन्होंने बता दिया कि मैंने ये मन्नत मांगी। उनकी फितूर पागलपन की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई। हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके खानदान में कई पीढ़ियों से कोई कन्या ही नहीं हुई थी, ऐसा भी नहीं था। उनके बुआ भी थी, पर बुआ भी थी, लड़कियां भी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उन्होंने लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी? तो क्या कह रहे हैं, उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कन्यादान ही नहीं किया था कि जो कन्यादान करके पुण्य कमाना चाहिए। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। लेखिका क्या कह रही है कि मेरे पिताजी के बुआ नहीं, दादाजी की भी बुआएं थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर लगातार मंदिर जाकर मन्नत दोहराते रहे। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ क्या है, सीधा संबंध है, सीधा तार जुड़ा हुआ है कि वो जो मन्नत मांगती हैं वो भगवान क्या करते हैं, उनकी पूरी करते हैं। माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा वस्तु बजता कि जैसा वो चाहती वैसा ही हो, तथा वस्तु जैसा चाहे वैसा ही हो। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही, पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो कौन, पोती खेलेगी। पर माँ जी की आरजू, जो माँ जी की इच्छा थी
किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा, उसका भी अनुमान उन्हें नहीं रहा होगा। अब क्या होता है, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजु सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब देखिए, आप सुनिए ध्यान से, क्या हुआ कि परदादी ने क्या मन्नत मांगी थी कि मेरी पतोहू के पोते की बहू के पहली संतान क्या हो, लड़की हो। अब भगवान ने उनकी आरजू ऐसी प्रार्थना सुनी कि एक नहीं, एक के बाद पूरी 5 कन्याएं, लाइन लगा दी, एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई। हुआ यूं था, अब एक किस्सा है नामी चोर का और इनकी दादी का, माजी का। क्या हुआ कि एक बार घर के जो सदस्य थे, पुरुष लोग थे, वो शादी में गए हुए थे। अब पीछे से औरतें क्या कर रही थी, रत जगह कर रही थी। तो हवेली में क्या होता है, चोर घुस आता है। तो उसका किस्सा है, वो सुनिए। हुआ यूं था कि शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सच धज कर रत जगह मना रही थी कि रात्रि में जो भी वो प्रोग्राम रखती हैं उसे रत जगह बोलते हैं। तो वो मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर चोरी से घुसना हवेली में घुसा। किसी को खबर नहीं हुई इस बात की, किसी को खबर नहीं लगी। पर चोर था बदकिस्मत। चोर की क्या थी, बुरी किस्मत थी। जिस कमरे में घुसा उसी में माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी कि वहां पर औरतों की आवाज आ रही थी, शोर आ रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने अपना कमरा बदल लिया, दूसरे कमरे में जाकर सो गई। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था कि अच्छी तरह से उसने पूरा नक्शा अपने दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे कहाँ घुसना है, कैसे चोरी करनी। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जो वृद्धा औरत है, वृद्धा है, जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी कि बुढ़ापे में जब वृद्धावस्था हो जाती है तो नींद कम आती है। चोर के दबे पाँव की आहट से खुल गई, उनकी नींद खुल गई। अब उसने पूछा, कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा, इत्मीनान बड़ी ही तसल्ली से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया कि कोई संगत भरा जवाब नहीं था। उसने कहा, जी मैं। चोर ने कहा, पानी पिला। माजी ने कहा, जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। अब चोर एकदम से सकपका गया कि मुझसे पानी पीने के लिए बोल रही है। तो उसने क्या कहा, जी मैं। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। पानी का जो लोटा था वो खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखिए और तरीके से छानिए कि जब तू ये लोटा लेकर कुएं पर जाएगा पानी लाने तो बड़े ही तरीके से पानी को छान कर लाना है कपड़े से। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा क्या था, खाली था। तो उसने क्या कहा, इस कपड़े को कसकर रखियो और तरीके से छानिए। अब चोर घबरा गया। क्या था कि चोर ने अपने मुंह पर भी कपड़ा बांध रखा। अब वो सोच रहा है कि इतने अंधेरे में इस वृद्धा को कैसे दिखाई दे रहा है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उनका तार जुड़े होने की खबर उचित थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो गया। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच गए। अब बेचारा घबराकर उसने सच बात बता दी कि मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला। कि तू चोर है तो कोई बात नहीं, मुझे प्यास लग रही इसलिए तू मुझे पानी तो पिला। मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर बहाइयो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेगी? अब चोर कह रहा है कि मैं तो चोर हूँ, आप मेरे हाथ का पानी पी लोगी? कहा न, रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा?
कि सब क्या हैं, नाच गाने में लगी हुई हैं। अब तेरे और भगवान के सिवा कोई नहीं है कि जो मुझ प्यासी को पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, चोर घबरा गया, लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। अब पहरेदार ने उसको देख लिया, उसको पकड़ लिया। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और क्या कहा कि आज से इस एक लोटे का पानी पीकर हम दोनों माँ बेटे हो। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। उस बूढ़ी ने उसको क्या समझाया कि आज से एक लोटे का हम दोनों ने पानी पी लिया, आज से हम दोनों माँ बेटे बन गए। अब चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती करना शुरू कर दे। बेटा बेचारा किस लायक रह गया। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। लेखिका क्या कह रही है कि उन दो औरतों के बीच में मुझे ये सब सीखने को मिला कि एक तो क्या है, लड़की होने की कभी भी मेरे मन में हीन भावना पैदा नहीं हुई, और दूसरी अपने देश की आज़ादी को लेकर बेकार में संवेदनशील होना। तो इस तरह से ये दो बातें मैंने सीखी। अब लेखिका बता रही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को जो आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया था तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उस समय क्या था, लेखिका बीमार चल रही। उन दिनों क्या था, टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। टाइफाइड हो रहा था लोगों में, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी कि मैं उस जश्न में, जो भी जश्न मनाया जा रहा था देश को आज़ाद करने का, मैं उसमें शामिल न हो सकूं। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए मेरे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते रहते थे, वो चुप्पी साध गए, उसे जाने से मना कर दिया। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा कि मैं इतना रोई कि जैसे कोई बच्चा जो खेलता है गुड़िया से, खिलौने से खेलता है, और वो एक ही खिलौना उसका खेलने का है, वो टूट जाए तो बच्चा कितना रोता होगा। तो लेखिका ने क्या कहा कि मैं इतना रोई कि जैसे बच्चा अपनी इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब कितनी थी, 9 वर्ष की थी। लेखिका 9 साल की, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टर जो तर्क दे रहे हैं उसको वो समझ पाती। इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर ने जो सलाह दी है कि इसको नहीं जाना है तो मैं उसे समझ पाती। तंग आकर पिताजी ने मुझे अब क्या किया, एक ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा दिया। उपन्यास का नाम क्या था, ब्रदर्स कारामजो। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। मिराग का मतलब मानसिक रोग था, किताबें पढ़ती थी। अब क्या हुआ, जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी प्राणी पलायन कर चुके थे, घर से चले गए थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो मैंने रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू कर या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पढ़ा, कितना बाद में, ये सब कहना मेरे लिए क्या था, मुश्किल था। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, वो क्या था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। ये लेखिका ने अपने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक जो भी लिखे हैं
उनके इसके नाम बताए हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी 4 बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। कि हम 5 बहनें थे तो हम लड़की होने के लिए किसी भी हीन भावना का शिकार नहीं, हमारे मन में कभी हीन भावना नहीं आई कि हम लड़की हैं। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए, उसको बनाए रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत। अब इसकी बड़ी बहन कौन थी? मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी और बाहर का मंजुल। अब क्या है कि ये 5 बहनें हैं, तो उसका जिक्र आया है। इसमें क्या कहा है कि पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन थी मंजुल भगत। तो ये आगे क्या है, इन 5 बहनों का इनका नाम है, इन्होंने क्या काम किया, उन सब का वर्णन किया गया है। तो मैं सोचती हूँ कि आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, बड़ा है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और बेटा कल आपका आज जो आपका वीकली टेस्ट होगा, उसके लिए आपको जो चैप्टर दिए गए हैं, एक तो क्या है वाक और एक है भाषा की ओर, वो दोनों चैप्टर की आप अच्छे से रीडिंग लगा लेंगे। उनके क्वेश्चन कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं। जो भी लेखक हैं, कवि कवियत्री हैं, उनका जो जीवन परिचय है वो सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।